दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और दोस्तों आज इस कार्यक्रम में हम पर्टिकुलरली इस लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में गुजरात में जो 25 बैठकों पर मतदान हुआ, उस मतदान के को मद्देनजर रखते हुए सीटों का समीकरण क्या बन रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार और पहली बार क्या कोई सीट गंवाने जा रही है या नहीं जा रही है, मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, मैं एक पत्रकार के तौर पर अपना एक ऑब्जर्वेशन या अपना जो भी आकलन था मैंने आपको 2 दिन में बताया है। कल हमने गर्ग साहब से भी बात की थी, पर आज मैं आपको उनसे मुलाकात करवाने के लिए जा रहा हूं जो कि गुजरात की राजनीति को बिल्कुल करीब से, मतलब कि जैसे समझ रहे हैं ना कि बिल्कुल, मतलब जैसे एकदम करीब से देखते हो। वो खुद जो है वो सरकार में, जब मोदी साहब की गवर्नमेंट थी तो उसमें मिनिस्टर रह चुके हैं। इनका इलेक्ट्रोल जो पॉलिटिक्स है वो भी बड़ा और बढ़िया शानदार रहा है। तो मैं डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब को मैंने आमंत्रित किया। मैंने कहा, सर आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? वो सिर्फ मंझे हुए और वेटरन पॉलिटिशियन ही नहीं है, वो जो समाज की नब्ज है उसको भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो मैंने कहा उन्हीं से उनके विचार जाने जाए, आप तक पहुंचाया जाए कि गुजरात में हुए लोकसभा चुनाव में वो क्या परिणाम देखते हैं और जो भी देखते हैं उसके पीछे का कारण उनको क्या लगता है। तो मैं तुरंत जो है उनको हमारे साथ जोड़ देता हूं ताकि ज्यादा समय बर्बाद ना हो और उनसे सीधी उनको जो बातचीत थी वो शुरू की जाए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त निकाला। तो प्रस्तावना आपने सुनी व्यास साहब, अब आपका मंच है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बैठक जो 25 बैठक में चुनाव हुआ 7 तारीख को, आपका आकलन क्या है सर? देखिए, ये चुनाव ये समय जो हुआ वो इसका आकलन निकालने के लिए आपको 3-4 विशिष्ट जो परिबल है उनको ख्याल में रखना होगा। सबसे पहला जो मुद्दा है वो मोदी साहब की वो कम होती जाती, यानी ऑन डिक्लाइन प्रतिभा है। वो पहले जितने प्रभावी थे शायद अब नहीं रहे। उनका वो जो जो क्राउड पुलिंग एबिलिटी था वो गुजरात में भी, बनासकांठा में या जहां भी गए वो उतना प्रभावी नहीं रहा। तो एक फैक्टर ये है। और गुजरात ने तो सीखा ही है जीना मोदी साहब के सहारे। तो ये इनके लिए भी एक बड़ा सदमे की बात हो सकती है, क्योंकि नगर पालिका के इलेक्शन में भी अगर वीडियो क्लिप मोदी साहब की यूज होती है कि आप जी। नगर पालिका में कॉर्पोरेटर को मत नहीं दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को मत दे रहे हैं, ये समझ के मत लो, तो ये इनका प्रभाव कम होना ये सबसे बड़ा एक झटका है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा जो सर मैं बीच में एक सब क्वेश्चन कर लूं, एक पेटा सवाल। जी जी अगर प्रभाव आपको लग रहा है कि कम हुआ है तो कम होने के पीछे के कारण क्या सर? देखिए, एक तो इकोनॉमिक्स का लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। आप जितना ज्यादा एक्सपोज होते जाते हैं उतनी आपका प्रभाव कम होता जा रहा है। तो ये इनका इम्यूनिटी फैक्टर शायद अब बढ़ रहा है, एक बात है। दूसरी जी। बात, ये प्रभाव कम होने में मयूर भाई एक और भी है कि दो चीजें और हुई। भारतीय जनता पार्टी में आज तक किसी को टिकट दो और बदलनी पड़े ऐसा नहीं होता। नहीं। बड़ौदा से उसकी शुरुआत हुई, बड़ौदा में टिकट बदलनी पड़ी, जी। साबरकांठा में बदलनी पड़ी। तो ये जो आंतरिक विखवाद है वो पहले नहीं था। अब कांग्रेस में से एन मास जो लोग आए उनकी वजह से बीजेपी का कार्यकर कुछ हतप्रभ सा था थे। तो ये दूसरा फैक्टर है। जी। तीसरा फैक्टर जो है वो क्षत्रिय आंदोलन है, और क्षत्रियों के साथ ओबीसी जुड़े। नॉर्थ गुजरात में इसकी बहुत बड़ी असर होगी, क्योंकि वो ठाकुर जो कम्युनिटी है वो क्षत्रियों के साथ जुड़ी कि हम भी क्षत्रिय हैं, और उनके जी। साथ वो जो रबारी कम्युनिटी है वो भी जुड़ी। तो एक जी। तरह से जो प्रभाव क्षेत्र था भाजपा का और मोदी साहब का, वो प्रभाव क्षेत्र में बहुत बड़ा डेंट हुआ।
पाटीदार को छोड़ के, और पाटीदार में भी सब एक ही रहे होंगे वो मैं नहीं मानता, मगर ये तो एन मास विलेज जहाँ जहाँ थोड़ी भी पॉपुलेशन थी भाजपा को प्रवेश नहीं था। यहाँ तक कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो सिद्धपुर से, उनके गांव में प्रवेश द्वार पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा था कि बीजेपी वालों को यहाँ प्रवेश नहीं है। तो ये परिस्थिति थी। तो एक तो ये जो क्षत्रिय फैक्टर जो है वो भी काफी काम कर गया ऐसा लगता है। तो जी कुल मिला के ये सब चीज, और ये टाइम में ये भी कहूंगा कि उम्मीदवारों के चयन में कांग्रेस ने शायद अच्छा काम किया है। वो पहले जो उम्मीदवार का चयन होता था वो उसकी कंपैरिजन में करीब करीब सब जगह अच्छे उम्मीदवार रखे। एक आध दो किस्से में ये लोग उनको तो 6-8 सीटों पे ऐसा करना था, नहीं कर पाए। उसकी वजह ये है कि वहाँ की स्थानिक नेतागिरी और जो उम्मीदवार है मजबूत थे, इसीलिए वो मतलब आप ये ज्यादा कह रहे हैं सीटों। कि जो जो सूरत में किया वो गुजरात में हाँ और 6-8 सीटों पर करने की उनकी तैयारी थी, हाँ कोशिश हाँ थी। हाँ, वो उम्मीद उम्मीद लेके चलते थे कि 4-6 सीटें ऐसे निकाल लेंगे अनकंटेस्टेड। वो नहीं कर पाए। जी तो ये भी इनका अंदरूनी जो प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम था। दे वर नॉट फाइटिंग विद देयर फुल थ्रोटल ऑन। जी तो ये सब चीजों को फिर जोड़ो आप, महंगाई से लेके बेरोजगारी से लेके किसान आंदोलन से, तो कुछ कुछ जुड़ के एक डेल्टा एक्स अगर मैथमेटिक्स की भाषा में कहे तो एक्स हो जाता है। तो ये सब जी करीबन थे। और उसमें फिर देन आदिवासी ये जो भील पार्टी है राजस्थान की, उसके साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ। तो यहाँ आदिवासी एरिया में भी कांग्रेस को अच्छा रहा। तो मैं मानता हूँ कि शायद भरूच की सीट निकल जाएगी। बलसार की डेफिनेटली इट इज इन ऑल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबली विनिंग सीट। नॉर्थ गुजरात में नहीं, उसके लिए मैं एक अलग से क्वेश्चन जो है वो आपको मतलब स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, अच्छा, फिर ओ ये ओ बताइए। ओके। मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बता दिया कि प्रभाव कैसे कम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा जी है मोदी साहब का, आपने जी, लॉजिक और रीजनिंग मैं किया एक आपने। उसमें मयूर भाई आपकी परमिशन से एक और फैक्टर जोड़ूंगा। जी जो मुख्यमंत्री का प्रभाव है वो प्रभावी नहीं था। मुख्यमंत्री जैसे नॉन एंटिटी है, क्योंकि पूरे मंत्रिमंडल को आप बदल दो और फिर ऐसा मुख्यमंत्री आप रखो कि जो फेसलेस हो, तो ऑब्वियसली सब जो है वो मोदी साहब और अमित भाई के बलबूते पे ये इलेक्शन गुजरात का भी वो लोग लड़ना चाहते थे। तो बिल्कुल। ये रीजन मुझे लगता है कि सही रहा। और सर अब मैं बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा आपसे कि अब इस स्थिति को देखते हुए आपके हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में गुजरात से अगर सीटें गंवानी पड़ रही है तो आप कितनी सीटें मानते हैं और वो कौन-कौन सी है और वो क्यों है? देखिए, बनासकांठा वो पोलराइजेशन हुआ क्षत्रिय और मत का, और चौधरी कम्युनिटी वैसे भी उतना उनकी तादाद नहीं है। चौधरी और ठाकुर मिल जाए तब और कौमें उसके साथ जुड़े। तो बनासकांठा में रबारी है, ब्राह्मण है और ठाकुर है, वो तीनों का एक जुट बन गया था। तो मैं मानता हूँ कि वो बनासकांठा में ज्ञानीबेन का जो चांसेस है वो 100% विनिंग सीट वाला है। जी, वही हाल पाटन में है। पाटन तो मेरा होम कंस्टिट्यूएंसी है। जी, पाटन में आज तक नहीं देखा था ऐसा कॉम्बिनेशन देखने मिल रहा है। एक तो जी, जो भाजपा तरफी जो लोग हैं वो उदासीन थे वोटिंग के लिए भी, तो जी, वोटिंग कम होता था उनके जहाँ प्रभावी इलाके थे। और जहाँ हुआ वहाँ ये इनके जो इलाके वो जो थे जहाँ भाजपा का विरोध का मत था वहाँ ज्यादा हुआ। और जी, तीसरा फैक्टर पाटन के लिए ये है कि जो सिटिंग एमपी है भरत जी, दाबी, जो इलेक्शन जी, लड़ रहा है, वो खुद अनपॉपुलर है। 5 साल में कहीं गया नहीं और अभी चुनाव के समय पे भी वो अनशंत जवाब देता था। तो जी, उसके वहां जो 60,000 वोट की लीड गत समय मिली थी, ये कट हुँ, के 20,000 15-20,000 की भी मिले तो गनीमत है। ये हाल है। जी।
तो ये हम दर्शकों पाटन को के बता भी लिए दें कि हम दर्शकों को बता भी दें कि पाटन के कांग्रेस के उम्मीदवार चंदन जी ठाकुर हैं जी, और ये भरत भरत डाबी हैं भाजपा के। हाँ जी, 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 हाँ, वो सिटिंग एमपी है। जी, फिर आगे निकले तो अ, कश्मकश है यहाँ भी। जो साबरकांठा की सीट है, जी, साबरकांठा में मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस स्ट्रांग है इसीलिए कश्मकश है। हुँ, साबरकांठा में अंदरूनी असंतोष इतना बड़ा है कि कई भाजपा के बड़े नेता वो भी ये चाह रहे थे कि ये भाजपा का उम्मीदवार हारे और कांग्रेस हुँ, का उम्मीदवार फॉर ए चेंज जीते। तो कई लोगों ने काम सही मायने में हुँ, भाजपा के उम्मीदवार के विरुद्ध किया है इन ए वेरी सटल मैनर। तो जी। साबरकांठा भी उनके लिए कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं। आनंद तो साबरकांठा में जो अमित, कांग्रेस के उम्मीदवार है वो तुषार चौधरी हैं हाँ, तुषार चौधरी है। और जो भाजपा के हैं वो महिला हैं जो कांग्रेस के पूर्व एमएलए की पत्नी है रेखाबेन, यस क्या नहीं क्या मैं नाम भूल जी, गया वो उनका। नाम तो मैं नहीं याद रहता हाँ, मगर उनकी महिला है, वो सही बात है आपकी। हाँ, महिला है, हाँ, जी, फिर आनंद, जी, जहाँ से अमित चावड़ा जो हुँ, अभी असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो हुँ, चुनाव लड़ रहे हैं। और वहाँ तो क्षत्रियों की संख्या भी अच्छी है। उन लोगों की इनके इनके नाना थे ईश्वर भाई चावड़ा, वो भी वहाँ से एमपी चुने गए थे। माधव सिंह भाई इनके जमाई हैं। तो ये एक इनका प्रभाव क्षेत्र है, अमित चावड़ा और माधव सिंह भाई के बेटे जो है भरत सिंह जी, सोलंकी का। तो जी, वहाँ मैं मानता हूँ कि अमित चावड़ा आराम से जीत जाएंगे, मुझे कोई शक नहीं है। जी। फिर आगे बढ़े तो चैतर वसावा। अब तो ग्रीन पार्टी के साथ समझौता होने के बाद ये भरूच जो की बैठक मनसुख मनसुख वसावा का जो प्रभाव क्षेत्र था एक जमाने में जिसने अहमद पटेल को हराया था, जी, वो मनसुख वसावा का प्रभाव क्षेत्र अभी घिसता गया है। और हुँ, मनसुख वसावा भी जवाब देने में काफी बड़बोला हो गए हैं। तो ये चैतर वसावा के फेवर में जाएगा। युवा है, काम करता है, एग्रेसिव है, तो ये इनके फेवर में जाएगा। तो भरूच की सीट निकल जाएगी और बलसार की सीट निकल जाएगी। वहाँ का भी उम्मीदवार यंग है और अनंत पटेल है वहाँ ए, पे ए, कांग्रेस ए, के अनंत पटेल। एक हादसा वहाँ और भी हो गया था। जैसे रूपाला साहब ने जो क्षत्रियों के लिए कुछ कहा, वैसा हाँ, वहाँ नाना जो फाइनेंस मिनिस्टर है कन्नू देसाई, उन्होंने कोड़ी वोटर्स के लिए कुछ कहा था जिसके सामने कोड़ी वोटर्स में काफी रोष था। अब वो जी, कितना बुना बुना सकते हैं नहीं बुना सकते, मगर ये बलसार की सीट लगता है जीत जाएंगे। फिर जामनगर जीत जाएंगे। जामनगर में दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो क्षत्रिय फैक्टर तो है ही, उसके अलावा अंदरूनी भी इनमें वो बीच में वो स्पैट हो गई थी रिवाबा और पूनम माडम के बीच में। पूनम माडम के बीच में। तो ये उनके लिए जामनगर मुश्किल होने वाली। सुरेंद्र नगर में चुवाड़िया कोई और तळपदा कोई, ये दोनों आप तो वहाँ के हैं, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। तो सुरेंद्र नगर और भावनगर दोनों में ये फैक्टर असर करेगा। द रिफ्ट बिटवीन तळपदा कोड़ी एंड चुवाड़िया कोड़ी। जी, चुवाड़िया नर्सिंग ग्रीवांस की हमें तक मिलती नहीं। जब देवजी फतेहपुरा भी तळपदा थे, ये भी तळपदा है, तो क्या हम भी कोड़ी है, हमें क्यों क्यों तक नहीं। ये इनका एक ग्रीवांस है। तो ये दोनों सीटों में से एक सीट जाएगी और इन ऑल प्रोबेबिलिटी सुरेंद्र नगर तो जाएगी। भावनगर टच एंड गो सिचुएशन है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो कुल मिला के मैं मानता हूँ कि 5 अमरेली को सीट अमरेली को कैसे देखते हैं आप अमरेली की सीट को? अमरेली जाएगी। मगर मैं इसको वो 5 सीट में नहीं गिनता। वो मैं 5 में नहीं गिनने गिनते। में मैं ये कहता हूँ कि कम से कम 5 इंडिया को जाएगी और 3 जा सकती है। उसमें मैं अमरेली को गिनता हूँ। जूनागढ़, अमरेली, उसको मैं वो 3 में गिनता हूँ। तो अपर लिमिट 8 एंड लोअर लिमिट 5 ऐसी रेंज बैठेगी ऐसा लगता है।
तो अगर आप जो लोअर लिमिट 5 कह रहे हैं उसमें बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, साबरकांठा, पाटन, वलसाड, भरूच, भरूच वलसाड, और 6 जामनगर। सीट। हाँ, तो एकाध तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखनी चाहिए इसलिए। जी, जी। तब तो ये तो फिर ये तो कुठारा घात हो जाएगा व्यास साहब। साहब का तो मतलब कि जागीर लूट जाएगी फिर तो। देखिए, वो आप जब मंशा बना के बैठे हैं कि हम, और इनकी कभी भी स्लोगन बनाते हैं ना, तो पता नहीं इनको कोई काला जादू असर करता है। पहले गुजरात में बनाया था, अब की बार 150 पार, तो वो लेस देन 100 पे आके रुके। जहां जहां भी उन्होंने अभी भारत का बनाया 400 पार, अब 400 पार नहीं होने वाला है, सब जानते हैं। तो जहां भी ये लोग सीटों का स्लोगन और बनाते हैं, जैसा वो 2022 में तो उनका स्लोगन सही साबित हुआ था कि माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ना है, तो वो तो सही हुआ था सर। क्या समझ नहीं रहे? 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में हाँ, वहां दो तो उनकी बात। 2022 में देखिए फैक्टर अलग था सर। आप समझ लीजिए कि करीब 39 ऐसी सीट हैं जहां आम आदमी पार्टी 5,000 से ज्यादा वोट ले गई है और 5,000 से कम वोटों से हार जीत हुई है। तो वहां आम आदमी पार्टी की वजह से, अभी आम आदमी पार्टी गठबंधन का भाग है, मगर उस टाइम आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को जो धक्का लगा यहाँ, नहीं तो कांग्रेस 70 से 75 सीट गुजरात में जीत सकी होती। तो वो फैक्टर अलग था उस टाइम। तो मैं कह रहा हूं कि साहब तो वैसे ही जो है वो मतलब कि कुछ अलग ही मनोदशा में विचरण कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दिनों से। और वो आपकी भैंस भी जो है कह रहे हैं कि ले लेंगे, मंगलसूत्र भी कह रहे हैं कि ले लेंगे, मतलब कांग्रेस ले लेगी, जमीन का टुकड़ा भी ले लेगी, और राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देगी। वो सब चीजें तो ठीक है वो कह रहे हैं, लेकिन फिर वो कल तो उन्होंने जो है वो हद कर दी, मतलब कि कहा कि अदानी अंबानी जो है वो काला धन का बोरिया भर भर के जो है वो टेम्पो में डाल के वो राहुल गांधी को दे गए। लेकिन तो देखिए, अदानी अंबानी के बारे में जब मोदी साहब कुछ भी कहे तो उसको सच मानना चाहिए। और अच्छा, शायद उन्होंने ही ये कराया होगा, बोरे भरे होंगे, नोटों की जगह कागज भरा के भेज रहे होंगे। मोदी साहब है। आजकल मुझे चिंता दूसरी बात की हो रही है, उनकी जो मानसिक संतुलन है ना, वो कहीं बिगड़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि कुछ भी बोल देते हैं, जो मर्जी में आया बोल देते हैं। तो ये मोदी साहब की पहले प्रकृति नहीं थी। वो जो भी बोलते हैं ये नहीं उसके थी पीछे पहले। ना, वो बहुत इनकी सोची समझी रणनीति रहती थी, उसके तहत बोलते थे। ये ऐसे जैसे मंगलसूत्र वाला इशू खड़ा किया, ये किया, इसी बातें नहीं करते थे। तो ये एक मेरे ख्याल से डेस्परेडो का लैंग्वेज, वो शायद समझ गए हैं कि ही इज फाइटिंग ए लूजिंग बैटल। तो अब दो चीजें हो सकती है, या तो फिर मशीन को मैदान में उतारा जाए, या तो फिर अ, वो उनके लिए ये अलविदा अलविदा कहने की बात हो। ये टाइम आरएसएस भी इनके साथ नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ भी ग्राउंड पे देखा है कि जो एक्टिव आरएसएस वर्कर्स होते थे, ये टाइम वो एक्टिविटी नहीं देखी आरएसएस की। आरएसएस वर्कर्स आराम में थे, कभी नहीं किसी के घर पे आए, किसी को बोलने आए, किसी को कुछ स्लिप देने आए। नहीं तो आते थे, जिनके जिनके वहाँ परिचय है तो आते थे, बैठते चाय पियेंगे, बोलेंगे आपके परिचितों को बोलना चाहिए, ये हिंदुत्व के लिए जरूरी है कि मोदी साहब सुन के आए। ये टाइम पता नहीं, इनको राम मंदिर हो गए तो परम तृप्त हो गए हैं। तो कुछ कर आरएसएस का तो बिल्कुल डोसाइल रोल था। और बीजेपी में अभी एक बहुत बड़ी हताशा है जो वर्कर्स है उनमें। तो ये दो चीजें भी इनको तकलीफ में रखते हैं। और हताशा क्यों लग रही है आपको? देखिए, अभी आप देखिए गुजरात की कैबिनेट देखिए, आधे से ज्यादा मिनिस्टर्स कांग्रेस से आए। आप कुंवर जी बावड़िया से लेके ये वो विठल रादड़िया का लड़का है, जय वहां तक रादड़िया। जयेश रादड़िया, तो 5 कैबिनेट मिनिस्टर
कांग्रेस से सीधे आए हैं। 2 कांग्रेस के बैकग्राउंड वाले हैं, जैसे भगत सिंह राजपूत, वो पहले कांग्रेस के मुख्य दंडक कांग्रेस थे। नहीं तो थे वो। हाँ, वो कांग्रेस की भेंट है। तो ये जो भाजपा में जो और लोग फिर दरी ये जो बिछाने का, झंडे लगाने का ये काम करते थे, वो तो ये भी बेचारे वही कर रहे थे। ये भी एक कारण होगा ना कि जो ये विधानसभा की 5 सीटों पर बाय इलेक्शन हुआ, उसमें उन सभी को टिकट मिली है जो कांग्रेस छोड़ के आए अभी अभी। हाँ, बड़ौदा की सीट में धर्मेंद्र सिंह जो है वो अपक्ष थे, इंडिपेंडेंट थे, और बाकी के जी 4 वही हैं जो पहले अभी अभी कुछ महीने तक कांग्रेस में थे, विधायक थे कांग्रेस के, और कांग्रेस छोड़ के उन्होंने पलटी मारी और सीधी उनको टिकट दे दी गई। जी। जैसे तो कि अर्जुन आजकल तो ऐसा है मयूर भाई, शायद आप तो जानते होंगे, आप भी गुजरात में स्थित है, तो बीजेपी वर्कर्स का एक रोष ये भी है कि हम जाए सचिवालय में तो हमारा काम नहीं होता है, जी और कांग्रेस वाले जाए तो उनका काम हो जाता है। हो जाता है। तो ये एक बात काफी दूर तक गई है। हमारा काम नहीं होता, कांग्रेस वालों का हो जाता है, ये बात काफी दूर तक गई है। और फिर ये कैबिनेट का गठन जिस तरह से हुआ, जिस तरह से ऐसे मंत्रियों को लिया गया, 2 मंत्री ऐसे हैं इस कैबिनेट में, कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्होंने अपने सचिव को लिख के दिया है कि आई आई डेलीगेट माय टोटल पावर्स टू यू। अब ये पहली बार देखा मैंने कि ऐसे मंत्री आप लेते हो जिनको अपना डिपार्टमेंट चलाने की भी सूझ नहीं है, अधिकारी के साथ काम करने की भी सूझ नहीं है। तो बहुत अच्छा काम यही है कि अधिकारियों को ही आप पावर्स डेलीगेट कर दो, सो दे आर डी फैक्टो डी ज्यूरे मिनिस्टर। वो 2 नाम बता सकते हैं आप? नाम छोड़िए, वो, वो भाजपा वालों का के रोष का, वो भी एक कांग्रेस वाले इनका काम नहीं करते, और ये 2 भाजपा वाले हैं, वो काम करने के लायक नहीं है। खैर मैं भी, मुझे अंदाजा हो रहा है, लेकिन मैं भी नहीं बोलूंगा अभी, वो ठीक नहीं होगा। बात सही है। तो अच्छा, ये एक आखिरी सवाल आपसे इस कार्यक्रम के लिए, इस आपको 5 या 6 लग रही है कि वो कंफर्म आपके हिसाब से वो भाजपा से जा रही है सीटें, और आप कह रहे हैं कि अपर लिमिट 8 के आसपास आप देख रहे हैं। मैं तो एक ये पूछ रहा हूं, अगर एक सीट भी अगर जाती है फॉर एग्जाम्पल गुजरात से भाजपा के हाथ से, आप इसका क्या देखते हैं कारण, मतलब उसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं इसका? what could be the impact of it on Mr. Modi and Mr. Modi's political, I mean, dignity and so-called glorification and all that? क्या देखते हैं आप उसका असर? इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, सेटबैक होगा। हाँ, मतलब सेटबैक, व्हाटएवर आप जैसे इसको कहें। अब लोग खुलकर बोलने लगे, इवन पहले लोग खुलकर बोलते नहीं थे, अब खुलकर बोलने लगे, विलेजेस में भी अब खुलकर बोलने लगे हैं। यानी कि जो मैंने देखा जब मैं बीजेपी ज्वाइन हुआ, तब बीजेपी की पार्लियामेंट में 2 सीट थी, और मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया तो लोग, मेरे जो दोस्त यार दोस्त थे, वो मुझे गाली देते थे कि तुझे और कुछ नहीं मिला, हारने के लिए पहला इलेक्शन तो बीजेपी में चला गया। जी जी तो वो जी। टाइम जो स्थिति थी, वो कांग्रेस के लिए वापिस आ रही है। तो कांग्रेस का वर्कर भी जो डिमोरलाइज था एक हद तक, वो भी उठ खड़ा होगा, और ये जो बीजेपी वर्कर्स है उनका डिमोरलाइजेशन बढ़ेगा। हाँ, पर मतलब मैं हाइपोथेटिकली, मतलब आपसे ये समझना चाहता हूँ, थोड़ा मैं और स्पेसिफिक हो रहा हूँ। हाइपोथेटिकली सही, इनके जो कद है, इनका जो वजन है, जो उन्होंने अपने आप खुद का बना के रखा हुआ है, इसमें अब क्या कोई फर्क देख रहे हैं अगर ये एक भी गई तो? देखिए, क्योंकि इसका आपने उनके साथ काम किया है, मैं हमने तो उनको कवर किया है, दो पार्ट लेकिन में जवाब दे सकता हूँ। आपने कैबिनेट मीटिंग में उनके साथ बहुत लंबा अर्सा जो है नहीं, बीता है, तो उसके पहले से भी हमारी मोदी साहब के साथ तो अच्छी दोस्ती रही। आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती रही सर। हाँ। तो मैं ये आपका सवाल को 2 भाग में बांट के दूंगा। एक प्लीज तो प्लीज। वजन तो दोनों का कम हो रहा है,
रीजन क्या है पता नहीं, बट आप देखिए, मुझे चिंता इनकी हेल्थ की होती है, क्योंकि दे जी आर काफी ड्रेन डाउन। दोनों जी दोनों जो हमारे भाई लोग हैं, हाँ काफी बिल्कुल ड्रेन आउट है। जी तो ये मैं प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ कि इनको अच्छी सेहत दे और अ, अच्छा इनका तबीयत वबीयत अच्छी रहे। जी जी दूसरा, वजन इनका इस तरह से आप नाप सकते हो कि कुर्सियां खाली रहे जब प्राइम मिनिस्टर की सभा हो, या मुख्यमंत्री की सभा हो, या गृह मंत्री की सभा हो, और आपको बाहर से बच्चों को लाके बिठाना पड़े। जी तो एक तो ये कम हुआ है, फिर आत्मविश्वास भी कम हुआ है। जैसे जाम साहब के वहां जाना और उनसे पगड़ी बंधवाना, मैं मानता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत भी कोई जाम साहब का या मानदाता सिंह का उतना वजन अब नहीं रहा जो एक जमाने में था। तो क्षत्रिय में भी अभी प्रॉस्पेरिटी आई है, पढ़ाई है, क्षत्रिय इनको रिस्पेक्ट देते हैं, नो डाउट रिस्पेक्ट देते हैं, मगर वो बिल्कुल कहेंगे वही करेंगे, वो नहीं ऐसा होगा। नहीं है और ऐसा ये नहीं है टाइम तो पूरा एजिटेशन, भाइयों के साथ बहनों भी उसमें जुड़ गई थी। तो एक दफा बहन जब कोई इशू पकड़ लेती है ना, तो उसको फिर हाँ आप यू कैन नॉट बाय और यू कैन नॉट डेविएट हर। तो बिल्कुल क्षत्रिय आंदोलन मजबूत रहा, उसका एक कारण क्षत्रिय नहीं रहे। बिल्कुल बहुत सही बात है बहुत सही बात है तो पार्टी में उनका वो रुतबा लगता है कि अगर ये एक आध भी अगर यहाँ से गई तो फिर वो डेंट लग जाएगा जो एक हत्थू चला रहे हो हाँ, वो तो है। वो 1 से 11 तक मोदी साहब ही है। यस, अब तो अभी लास्ट तक तो ऐसा था, 1 से 99 तक मोदी साहब, 100 से नंबर जी शुरू होता है, फिर अमित भाई जी का नंबर आएगा 100वां। तो उसमें कुछ कमी होगी क्या अगर यहाँ यहाँ पे कुछ इधर उधर हाँ, हो गया होगी। गुजरात देखिए, नागपुर जाना पड़ा, रात वहां रुकना पड़ा। ये इनके प्रधानमंत्री पद के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब वो नागपुर गए, रुके, और गडकरी जी उनको मिलने तक नहीं आए। नॉर्मल कर्टसी डिमांड्स। जब अटल जी वेस्ट बंगाल गए, ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी उनकी, और मिलने तक नहीं आई, तो इट वाज हेवीली क्रिटिसाइज बिहेवियर। जी तो जी गडकरी जी इनके मंत्री हैं। आज तो कैबिनेट तो चालू है, ये प्रधानमंत्री है, गडकरी जी इनके मंत्री हैं। तो वो कर्टसी कॉल भी नहीं करे, ये दिखाता है कि किस हद तक संबंध खराब हुए। बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने वक्त निकाला और हमने कुछ काफी रोचक जानकारी जो है वो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाई है जी और आपके द्वारा मिली जानकारी का महत्व जो है वो विशेष है इसके कारण मैंने बता दी है दर्शकों को अगर जी, आप धन्यवाद। ये मानते हैं तो उसका उसका उस पर ठीक से सोच विचार जो देख रहे हैं उनको भी करना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है बहुत बहुत धन्यवाद सर ऐसे ही आपसे बातचीत करते रहेंगे और मेजर, धन्यवाद। आपसे 4 पीएम से बात करना हमेशा मेरे लिए खुशी की बात रही है, जी जी और धन्यवाद सर अच्छा लगा आपसे बात करना। थैंक यू सर धन्यवाद। थैंक नमस्कार। यू नमस्कार तो दोस्तों ये डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब थे आपने पूरी बातचीत सुनी अब ये जो कहना है उनका कहना है इसमें हमारा कुछ कहना नहीं है हमने जो कहना था कल तक कह दिया ठीक है अब ये उन्होंने कहा है उनका आकलन है वो आपने पूरी तरह से देखा और सुना इस पर आपकी क्या राय बनती है आपके क्या प्रतिभाव है प्रतिक्रिया है जो भी है आप जो नीचे आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स तो उसमें आप लिख के हमको भेजिए ये आप ही के लिए है और बातचीत अगर आपको पसंद आई हो सही और सच्ची लगी हो तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करें इसकी जो लिंक होती है इसको आप हो सके उतना शेयर करिए तो आप ही के सहयोग से और समर्थन से ये बातचीत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी और अंत में जो कहते हैं आज भी कहते हैं रोज कह रहे हैं आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात आप उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच नमस्कार